निकाला था, राइट। आज हम अब इस क्वेश्चन में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, राइट। आफ्टर कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी वी आर गोइंग टू मूव अहेड एंड कैलकुलेट द इनकम अंडर हेड सैलरी, द टोटल इनकम एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी। ओके, सो अगर आप देखेंगे ग्रॉस सैलरी में हमें सबसे पहले तो डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन, वी आर गोइंग टू गेट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों ने बताया, मैंने आपको बताया था दैट हमें अंडर सेक्शन 16 सैलरी के अंडर हमें डिडक्शन मिलती है। दो डिडक्शंस मेजरली हमने पढ़ी थी, वन पढ़ी थी दैट एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड द अदर वाज एंटरटेनमेंट अलाउंस, राइट। यहाँ पर सिंस दिस इज़ द पर्सन नॉट ऑप्टेड, जो इफ पर्सन हैज़ ऑप्टेड फॉर 115 BAC he is not going to get the deduction. If he hasn't opted, he is going to get this 50,000 का deduction. That is a standard deduction available. सर हम जब ये कर लेंगे so हमें मिल जाएगा income from salary. So under the first case मेरी income from salary हो जाएगी 11,09,520 एंड दूसरे केस में मेरी सैलरी अमाउंट हो जाएगा 10,69,200 minus 50,000, that comes out to be 10,19,200. This is going to be my income from salary. Now after that हमें यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट, अगर आपको याद हो मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, that there is one element in this question that is talking about income from other sources, that is interest on एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ URPF, है ना। तो ये हमारे लिए यहाँ पर इनकम फ्रॉम URPF में जो हमने अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, राइट। इफ यू रिमेंबर हमने कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा था। तो अगर आप देख सकते हैं एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है 46,000 and that will be taxable. Again it will be taxable under both the cases, right, subject to no deductions. तो अगर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ मेरा ग्रॉस टोटल इनकम which will be the summation of the two figures that we have done, that is 11,09,520 plus 46,000. It is going to come out to be 11,55,520, 11,55,520. नेक्स्ट वाले में आएगा 10,19,200 प्लस 46,000, इट्स गोइंग टू बी 10,65,200, राइट। अगर आप इसके बाद देखेंगे द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू हियर इज डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C। इफ़ यू रिमेंबर हियर कि जब हम डिडक्शंस करते थे अंडर सेक्शन 80C तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था कल कि जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, रिफंड ऑफ LIC है, परचेज ऑफ NSC है, सुकन्या वाला जो अमाउंट है, राइट, ऑल दीज अमाउंट विल बी डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80C एंड हम यही सारे अमाउंट्स यहाँ पर माइनस करेंगे। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरा LIC प्रीमियम है मैं सेमर कॉलम में ऐड करता जाता हूँ 8,000, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड में मैंने जो कंट्रीब्यूशन किया 20,000, सुकन्या समृद्धि अकाउंट उसमें मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया दैट इज़ 20,000। फर्दर आप देख सकते हो सर मैंने यहाँ पे हाउसिंग लोन का रीपेमेंट किया है, सर मेरे पास में हाउसिंग लोन का रीपेमेंट है ऑफ 40,000 एंड फर्दर मुझे यहाँ पे एक और बताया है सर मैंने NSC परचेज किया ऑफ 12,000। ऑल दीज आर डिडक्टेबल, राइट, बट ये कहाँ पे डिडक्टेबल होंगे सर? ये डिडक्टेबल होंगे ओनली व्हेन आई हैव नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC, राइट।
तो अगर आप देख सकते हो ये जो डिडक्शन है ये मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा, राइट, ये मुझे यहाँ पर मिलेगा. सो दिस कम्स आउट टू बी 20, 20, 20 एंड 1 लाख. राइट, मैंने आपको यहाँ पे एक एग्रीगेट लिमिट भी बताई थी दैट द टोटल डिडक्शन दैट आई कैन गेट हियर इज़ ऑफ the total deduction that I can get here is of 1,50,000. अगर आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास में टोटल इनकम आ जाएगी जिस पे हमें टैक्स कैलकुलेट करना है. सो टोटल इनकम हमारे पास यहाँ पर आ गई 11,55,520 एंड यहाँ पर आ गई 9,65,200. दिस इज़ गोइंग टू बी माई टोटल इनकम और इसी अमाउंट पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे. I'll once again quickly do a revision of what we have done right now. हमने यहाँ पर gross salary में से deduction minus किया, right? And you know if you are opting for 115 BAC, right? You are not getting any standard deduction. आपको कोई standard deduction नहीं मिलता. उसके साथ साथ यहाँ पर हमें एक चीज़ और दे रखी है क्वेश्चन में, वो ये बता रखा है that there is an employee contribution of URPF जिस पे इंटरेस्ट हमें मिला है 46,000. वो हमारे लिए इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, राइट. फर्दर हमें ग्रॉस टोटल इनकम मिल गई. हमने सैलरी और अदर सोर्सेज की इनकम को ऐड करके ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लिया. सर ग्रॉस टोटल इनकम के बाद मैंने इसमें से टोटल इनकम से जो डिडक्शंस हमें माइनस करनी होती है अंडर सेक्शन 80, राइट, वो हमने यहाँ पे माइनस कर ली. मुझे 80C की कुछ डिडक्शंस गिवन है जिसके बारे में हम ऑलरेडी नोट्स में डिस्कस कर चुके हैं. दीज आर द अमाउंट्स डिडक्टेबल टू अ मैक्सिमम ऑफ 1,50,000. सिंस मेरा अमाउंट 1 लाख आ रहा है तो पूरा का पूरा अमाउंट डिडक्टेबल हो जाएगा, लेकिन ओनली फ्रॉम द पर्सन नॉट डिडक्टेबल वाले में से, नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC. इसके बाद में आप देख सकते हो मुझे मिल गया टोटल इनकम. अगर अब आप फाइनली देखेंगे मुझे यहाँ पे टैक्स कॉम्प्यूटेशन करना होगा, राइट. तो मैं यहाँ पे एक और छोटा सा टेबल बनाऊंगा, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी. ऑफ मिस्टर जोगिंदर. अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा सर, यहाँ पर हम वही लगाएंगे स्लैब रेट. इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने स्टार्टिंग ऑफ द क्लासेस में स्लैब रेट पढ़ना सीखा था. उन्हीं स्लैब रेट्स को अप्लाई करके हम यहाँ पर कैलकुलेशंस करेंगे. तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे लिए टोटल इनकम हम यहाँ पे एक बार फिर से कॉपी कर देंगे. सर हमारे लिए टोटल इनकम था 11,55,520 ऑप्टेड फॉर में, है ना, एंड नॉट ऑप्टेड फॉर में हमारे पास अमाउंट था 965,200. ठीक है सर. अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं सर, हम यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करने वाले हैं. ठीक है, टैक्स ऑन टोटल इनकम. सर हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं द न्यू टैक्स स्लैब regime. सर इफ़ यू रिमेंबर द न्यू टैक्स स्लैब regime was 0 to 2,50,000, राइट. 2,50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 7.5, 7.5 से 10 एंड देन 10 से 12.5, राइट. ये हमारा न्यू स्लैब रेट था. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 to 2.5 lakhs, 2.5 लाख से 5 lakhs, 5 लाख से 7.5 lakhs, 7.5 लाख से 10 lakhs एंड 10 लाख से 12.5 lakhs एंड 12.5 लाख से 15 लाख. सर 0, 5, 10, 15, 20, 25% and 15 lakh plus is 30%. That was the slab rate that we are talking about, right. अगर आप देखेंगे 2,50,000 पे 5% it's going to be 12,500. So next 2,50,000 पे 10% that's going to be 25,000. Sir next 2.5 lakh पे 15% that's going to be 37,500, right. सर हमें केवल इन तीनों का टोटल चाहिए फॉर आर गिवन इनकम, क्योंकि मेरी इनकम मुझे गिवन है 11,55,520. तो इट लाइज बिटवीन दिस स्लैब रेट
तो मुझे केवल इन तीनों का टोटल चाहिए। इन तीनों का टोटल कितना आया? 12,500, 25,000, 37,500। दैट कम्स आउट टू बी 75,000। सर मैं अब क्या करने वाला हूँ? सर मैं 11, 55, 520 को माइनस करने वाला हूँ इसके लोअर लिमिट से, 10 लाख से। याद आ गया होगा थोड़ा बहुत लिमिट। इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 20% से, तो मेरा आंसर आया 31,104। और मैंने क्या करने वाला है? आई एम गोइंग टू ऐड दिस 75,000। तो आप देख सकते हो मेरा टोटल टैक्स आ गया 106104, 10606104। दिस इज माई टैक्स एज पर द न्यू regime, राइट? दैट इज़ द टैक्स एज पर माई न्यू regime। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने अपना रिस्पेक्टिव टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कर दिया। यस, सो आई रिपीट दिस। बेटा हमने बोला कि हमारा जहाँ पे इनकम लाई कर रहा है उसके लोअर लिमिट से माइनस कर देता हूँ, तो मुझे ये मिल जाएगा ना कितने पे मुझे 20% के टैक्स स्लैब से कैलकुलेट करना है। दैट्स व्हाट आई डिड। मेरी इनकम थी 10 to 12.5 लाख के बीच में और मेरा अमाउंट था 11,55,520। व्हाट आई डिड वाज 11,55,520 सब्ट्रैक्टेड बाय 10 लाख, सो आई गॉट 1,55,520। इस पे मैंने 20% कैलकुलेट किया, दैट केम आउट टू बी 31,104। दैट्स हाउ आई कैलकुलेटेड दिस अमाउंट, राइट? सो ये अमाउंट यहाँ पर हमारा आ गया। सर नाउ हम इसमें क्या करने वाले हैं? सर क्योंकि यहाँ पे सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इनकम 50% से ऊपर नहीं है, तो इसलिए हम सीधा इसमें केवल सेस ऐड कर देंगे विच इज़ 4%। सो हाउ मच अमाउंट इज गोइंग टू बी 106,104 इंटू 4%, दैट कम्स आउट टू बी 4244, राइट? हम इसका टोटल कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी टैक्स लाइबिलिटी। तो टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी मेरे पास, आप देख सकते हैं। हम इसमें प्लस कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा 110,348 आ रहा है। तो इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको राउंडिंग ऑफ बताया था बेटा, सिंस मेरे पास 348 आ रहा है तो मैं इसको 350 लिख दूँगा। 5 एंड अबव विल बी राउंडेड ऑफ टू द हायर फिगर, है ना? हमें नियरेस्ट 10 में इसे राउंड ऑफ करना होता है। इन अ मल्टीपल ऑफ 10 में हमें इसे राउंड ऑफ करना होता है। मेरे को टोटल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी दोनों टू द नियरेस्ट 10 रुपीज़ में राउंड ऑफ करना होता है। यहाँ पे लिख दूंगा राउंडेड ऑफ। टोटल इनकम, राइट? सर my next comes out to be when you have not opted. If you have not opted for the thing, then मेरा स्लैब रेट है 0 से 2.5 lakhs, 0 सर 2.5 लाख से 5 लाख, इट इज़ 5%, 5 से 10 lakhs सर इट इज़ 20%, एंड 10 लाख प्लस इट इज़ 30%। सर अगर आप देख सकते हैं मेरी इनकम कहाँ लाई कर रही है 965, तो आप देख सकते हो यहाँ पर अमाउंट है 12,500 और मेरी इनकम लाई कर रही है इस वाले स्लैब रेट में 20% वाले में। तो अगर आप देख सकते हैं मैं क्या करने वाला हूँ 9,65,200, 9,65,200 माइनस 5 लाख, तो अमाउंट कम्स आउट टू बी 4,65,200। उस पर इंटू 20% करूँगा, मेरे पास आ जाएगा 93,040। इसमें मैं प्लस कर दूँगा 12,500, तो आप देख सकते हैं मेरा अमाउंट आ गया 105,540, राइट? 105,540। I'm just going to put it here, 105,540। सर इस पे मैं 4% कैलकुलेट करूँगा विच विल कम आउट टू बी 4222 राउंडेड ऑफ, राइट? तो अगर आप देख सकते हैं आई एम गोइंग टू राउंड दिस फिगर, so it's going to come out to be 109,760. This is going to be my rounded tax liability. आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप देख सकते हो मेरे बुक से आंसर थोड़े डिफरेंट हैं, राइट? क्योंकि बिकॉज ऑफ, मैंने आपको कल भी बताया था, मेरे बुक से डिफरेंट आंसर्स इसलिए हैं बिकॉज ऑफ द कम्यूटेड पेंशन, क्योंकि मेरा कम्यूटेड पेंशन का एजम्पशन थोड़ा अलग था। मैंने यहाँ पर
कवर्ड अंडर कवर्ड अंडर ग्रेचुटी, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट कंसिडर किया है एंड हेंस पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, राइट। ऑल्टरनेटिवली इस क्वेश्चन को आप कवर्ड के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं। बेटा यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस एस्पेक्ट बिकॉज आपके एग्जाम में हमेशा इट विल बी गिवन टू यू वेदर इट इज़ कवर्ड और नॉट। अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करने के पीछे का केवल एक ही रीज़न था कि मैं आपके साथ वो 80C वाला डिडक्शन ही बेसिकली डिस्कस करना चाहता था एक क्वेश्चन पहले, मूविंग ऑन टू द फर्दर क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक का ये जो क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व किया है, आई होप इट्स क्लियर एंड देयर आर नो इश्यूज अबाउट इट, राइट। आई एम अज्यूमिंग नन, सो आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इलस्ट्रेशन। हमने 4.55 किया था लास्ट क्लास में, आज हम 4.56 करते हैं। लेट्स डू इलस्ट्रेशन 4.56 out here in the class. So we are starting here, illustration 4.56, page number 112, right? I am first reading the question for you guys. There is no noting work to be done right now. अगर आप देखेंगे, श्री भारत is a purchase officer in a company in Jaipur, ठीक है। कंपनी जयपुर में है तो that means वो भी जयपुर में ही रहते होंगे। He furnished the following particulars regarding the income for the previous year 21-22. That means assessment year 22-23. अगर आप देखेंगे बेसिक सैलरी गिवन है, बोनस गिवन है, डीएनएस अलाउंस गिवन है, ठीक है। डीएनएस अलाउंस के बारे में हमें बताया नहीं है कितना कवर्ड है सर, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला बेनिफिट। ट्रैवलिंग अलाउंस गिवन है, ठीक है। देन ही स्पेंड्स 30,000 फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। तो आप देख सकते हो ना यहाँ पे हमारे लिए 15,000 टैक्सेबल हो जाएगा। इफ़ यू रिमेंबर, ट्रैवलिंग अलाउंस में जितना एक्चुअल स्पेंड होता है उतना हम माइनस कर देते हैं, बचा हुआ अमाउंट हमारे लिए टैक्सेबल अमाउंट हो जाता है। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स आप देख सकते हैं 25,000। जो भी मेडिकल बिल्स का रीइंबर्समेंट होता है, सोच के बताइए इसका क्या होता था। इट इज़ नॉट टैक्सेबल क्योंकि यहाँ पे रीइंबर्समेंट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे सर, यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इसीलिए इट इज़ नॉट टैक्सेबल, राइट। अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल होता तो टैक्सेबल हो जाता, राइट। ही लिव्ड इन अ बंगलो बिलोंगिंग टू द कंपनी, कंपनी के बंगलो में रह रहे हैं। इस बंगलो का फेयर रेंट 15,000 है। बेटा फेयर रेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। बोलता है द कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड दिस बंगलो विद अ फैसिलिटी ऑफ वॉचमैन एंड कुक, ईच ऑफ whom इज़ बीइंग पेड अ सैलरी ऑफ 250 पर मंथ। तो कुक और वॉचमैन की सैलरी हम इंक्लूड करेंगे। बंगलो प्रोवाइड किया है कंपनी ने, मतलब RFA है, HRA तो है नहीं, 100% श्योर है। कंपनी ने इस बंगलो के रिस्पेक्ट में 5,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है ना। तो बेसिकली ये भी हमारे लिए टैक्सेबल परक्विजिट है। और 3,000 वाटर बिल पे किया है, तो ये भी हमारे लिए टैक्सेबल परक्विजिट है, राइट। मेरा कुक और इन सब की जो सैलरी, वॉचमैन की सैलरी है वो हमारा यहाँ पे टैक्सेबल होगा। यस, हमारे लिए टैक्सेबल होगा। यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे सर, हमारे लिए एक कैलकुलेशन की जाएगी दैट वुड बी RFA की। RFA कितना होगा सर? सर RFA होगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि जयपुर, अगर आप एंड में देखेंगे तो हमें बता रखा है कि जयपुर में हमारे जो घर का पॉपुलेशन है वो 26 लाख है। पॉपुलेशन के बारे में बता रखा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम 15% ऑफ द सैलरी ले लेंगे। सर सैलरी का मतलब क्या होगा? बेसिक बोनस DA, बेसिक बोनस DA। सर DA में हमें बताया नहीं रिटायरमेंट बेनिफिट कितना है, तो आप क्या एजम्पशन ले सकते हो? सीधा सीधा ले लोगे, पूरा का पूरा DA ले लोगे, है ना, पूरा का पूरा DA ले लोगे। सही बोला मैंने, गलत बोला? सर सही बोला, गलत बोला? सर मैंने गलत बोला बेटा, क्योंकि हमें रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो हम यहाँ पे DA पूरा का पूरा चार्ज नहीं कर सकते। हम बेसिकली सीधा सीधा इस DA को इग्नोर मारेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ DA के बारे में मेंशन नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यस, यहाँ पे आई ट्राई टू ट्रिक यू गाइस। अगर DNS अलाउंस हमारे को दे रखा है और रिटायरमेंट बेनिफिट का अमाउंट कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, राइट, तो आप यहाँ पे सिंपल एजम्पशन ले लोगे दैट DNS अलाउंस डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, है ना। एंड इफ़ यू रिमेंबर, RFA की कैलकुलेशन हो, चाहे HRA की कैलकुलेशन हो, चाहे कोई भी कैलकुलेशन हो,
डियरनेस अलाउंस केवल वही लिया जाता है जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए टैक्सेबल होता है। तो अगर आप देखेंगे आरएफए के लिए सैलरी का मतलब क्या था सर, बेसिक, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, एनी अलाउंस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे लिए बेसिक सैलरी इंक्लूड हो जाएगी, बोनस इंक्लूड हो जाएगा एंड ट्रैवलिंग अलाउंस इंक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा और कोई अलाउंस हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम सिंपल वही अमाउंट ऐड करेंगे। आई होप दिस 6 पॉइंट इज़ क्लियर। 7th पॉइंट में आते हैं, ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद 1.5 लीटर इंजन कैपेसिटी। 1.6 सीसी से था, तो यहाँ पर हम अमाउंट कितना ले लेंगे सर, इट विल बी सिंपली 1800 पर मंथ। सर हमें मेंटेनेंस एंड रनिंग जो है वो कंपनी बेयर करती है, एक पर्सनल यूज़ के लिए दिया है। और सर यहाँ पे देखो ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग ड्राइवर, है ना, तो गाड़ी के साथ साथ ड्राइवर का खर्चा भी कौन उठा रहा है, ड्राइवर का खर्चा भी कंपनी ही उठा रही है, राइट। तो जब ड्राइवर के साथ साथ गाड़ी के साथ साथ ड्राइवर भी प्रोवाइड किया गया है, तो फिर रिमेंबर परक्विजिट में शॉफर का हम 900 रुपीज़ ऐड कर देते थे, तो 1800 प्लस 900 दैट इज़ 2700 पर मंथ का हम अमाउंट यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। सर हाँ, इस इंसान ने प्रोविडेंट फंड, देखो थैंकफुली ये रिटायर नहीं हुआ तो इसे रिटायरमेंट का कोई अमाउंट नहीं मिला, लेकिन ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। सर कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर आप देख सकते हैं उसने अपना कंट्रीब्यूशन, बेटा अपना कंट्रीब्यूशन वो कितना भी कर सकता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो टैक्सेबल नहीं होता, लेकिन हमें 80C में उसका डिडक्शन मिल जाता है। सर कंपनी का कंट्रीब्यूशन 30,000 है, कितना होना चाहिए सर, सर कंपनी का कंट्रीब्यूशन 30,000 है, लेकिन होना चाहिए था सैलरी प्लस डीए का 12%, ठीक है। सर इंटरेस्ट मिल रहा है 12% पर एनम का, जो 12,600 हमें मिल चुका है। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे अलाउड कितना है सर, केवल 9.5% अलाउड है, तो हम यहाँ पे कितना चार्ज कर सकते हैं, केवल 9.5% ही चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आप देख सकते हो 12,600 12% है। अब हम पूरा अमाउंट रिकवर करेंगे, जो हमारे जो बेसिक जो डिफरेंस होगा उसे हम यहाँ पे टैक्स पे चार्ज करेंगे। सर भारत से 21,600 रेंट के रूप में रिकवर किया गया बंगलों के लिए, राइट। तो अगर आप देख सकते हो जो भी हमारा आरएफए आया था उसमें से हम ये रेंट का अमाउंट माइनस कर देंगे। आपको बोला है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी बताओ, मतलब इनकम अंडर हेड सैलरी बताना है, टोटल इनकम अंडर हेड सैलरी बताना है, हमें टोटल इनकम नहीं बताना है ना, हमें टोटल इनकम कैलकुलेट नहीं करना, मतलब 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बाकी सब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, राइट। तो चलिए जल्दी से यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, राइट। कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर भारत। अगेन क्या मुझे यहाँ पे डबल कैलकुलेशन करने को बोला है, यस मुझे डबल कैलकुलेशन करने को बोला है, दैट मीन्स ही हैज़ ऑप्टेड फॉर 115 BAC एंड ही हैज़न्ट ऑप्टेड फॉर 115 BAC। चलो मैंने आपको यहाँ पे इसका तरीका ऑलरेडी सिखा रखा है, तो देयर इज़ नथिंग टू वरी, सिंस दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन, तो थोड़ा बहुत अब आपको आना चाहिए। ऑप्टेड फॉर, नॉट ऑप्टेड फॉर, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले आ जाएगा बेसिक सैलरी। सर बेसिक सैलरी कितना है, सर बेसिक सैलरी है हमारा 17,000 इंटू 12, जिसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2,04,000, 2,04,000। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट फिगर जो है दोनों में 2,04,000 रहेगा। अगर आप नेक्स्ट आइटम देखेंगे तो मुझे क्या मिला है, बेसिक के बाद बोनस मिला है, तो हमने यहाँ पे बोनस ऐड कर दिया 5,000 का। फिर इसके बाद हमें मिला है डियरनेस अलाउंस, नॉट पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जस्ट फॉर आर नॉलेज वी आर राइटिंग दिस, एंड दिस इज़ गिवन टू अस एज 3,000 इंटू 12। सर अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, दिस इज़ गोइंग टू बी सिंपल 36,000, इसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। सर नेक्स्ट अगर आप देखेंगे हमें बता रखा है ट्रैवलिंग अलाउंस। सर ट्रैवलिंग अलाउंस में अगर आप देखेंगे मुझे बता रखा है द अमाउंट इज़ 45,000,
और इसमें से मैं स्पेंट अमाउंट माइनस कर दूँगा. दैट मीन्स 15,000, sorry, 30,000 is the spent amount and 15,000 is the taxable amount. सर क्या ये स्पेंट अमाउंट का बेनिफिट हमें 115 BAC में भी मिलेगा? यस, उसमें भी मिलेगा, राइट. अगर आप देखेंगे नेक्स्ट अमाउंट है मेरे पास फिफ्थ आइटम, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल अलाउंस ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस. दिस इज एग्जेम्प्ट, दिस इज एग्जेम्प्ट. ओके. अगर आप देखेंगे इसके बाद में हमें बता रखा है RFA. ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 में, दैट इज़ RFA. अगर आप देखेंगे यहाँ पर मेरे लिए सैलरी की कैलकुलेशन अलग नहीं है. अगर आप देख सकते हैं मेरे लिए यहाँ पर सैलरी की कैलकुलेशन अलग नहीं है अभी तक. अगर मैं RFA की बात करूँ, राइट, अगर मैं RFA की बात करूँ मेरे लिए सैलरी अलग नहीं है. दैट मीन्स सर जो भी मेरा RFA का अमाउंट आएगा वो दोनों में सेम होगा. पहले हमारे लिए क्या होता था सर, कभी कभी कुछ अलाउंसेस की वजह से मेरी सैलरी ऑफ द RFA चेंज हो जाती थी, है ना. अब यहाँ पर ऐसा नहीं है सर. जयपुर है, देखो मैं अपने नोटिस के लिए लिख रहा हूँ, जयपुर 26 लाख पॉपुलेशन. ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर माई रेफरेंस. दिस इज द सिटी इज जयपुर एंड 26 लाख. सर द प्रोविजन स्टेट्स हियर. सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सैलरी निकाल लेता हूँ. सर सैलरी हो जाएगी बेसिक प्लस बोनस प्लस TA. इसके अलावा और कोई अमाउंट नहीं आएगा. तो 2,04,000, 5,000 एंड 15,000. दैट DA नहीं लेंगे क्योंकि इट इज़ नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट. यस यस, 2,04,000 plus 5,000 plus 15,000. The answer comes out to be 2,24,000. तो अगर आप देख सकते हैं एज पर द प्रोविजंस मेरे लिए RFA होगा, है ना. टैक्सेबल RFA कितना होगा? टैक्सेबल RFA होगा 15% ऑफ 2,24,000. तो 2,24,000 का 15%, दैट कम्स आउट टू बी 33,600. लेकिन इसमें से हमारे पास कुछ रेंट रिकवर्ड भी है, दैट इज़ 21,600. सो आप देख सकते हैं मेरे लिए यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा? 12,000, राइट. तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 12,000 शो कर दिया. सर ये दोनों केसेस में शो सेम रहेगा? यस बेटा. प्रीवियस क्वेश्चन में सर अलग आया था, इस क्वेश्चन में सेम क्यों हुआ? बेटा प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे डिफरेंस था, ओके, इस वैल्यू में डिफरेंस था जिसकी वजह से मेरा RFA का अमाउंट डिफरेंट था. यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसीलिए वो सेम है. अगर आप देख सकते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है. क्वेश्चन मेरे ख्याल से बड़ा सिंपल है यहाँ तक. नॉट द DA पार्ट. बेसिकली प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आपको याद है अलाउंस से हम कुछ एग्जाम्पशन माइनस करते थे जो 115 BAC में अलाउड नहीं था. एजुकेशन अलाउंस if you remember, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस. तो चिल्ड्रन, हाँ, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का 115 BAC अगर ऑप्ट करते थे तो उसमें उसका एग्जाम्पशन नहीं मिलता था. तो उसकी वजह से मेरा सैलरी में डिफरेंस होता था, है ना. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है. चलिए, तो वर्किंग नोट नंबर 1 आई थिंक सो इट शुड बी वेरी क्लियर. मूविंग ऑन, RFA हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर यहाँ पे एक तो हमें कुक दिया गया है, कुक, वॉचमैन, है ना, कुक फैसिलिटी, वॉचमैन फैसिलिटी, और क्या दिया गया है? इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल. बेटा इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल का फिक्स्ड अमाउंट था 5,000 एंड 3,000,
है ना। यहाँ पर अमाउंट इनका जो था वो था 250 इंटू 12, 250 इंटू 12, यही हमें ईच करके दे रखा था। 250 इंटू 12 दैट गिव्स यू 3000। आई होप यहाँ तक अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक आप देख सकते हो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, देयर इज नो डिफरेंस इन द अमाउंट, द क्वेश्चन इज टोटली सेम। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 हमें कहता है दैट प्रोवाइडेड विद अ कार। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें मोटर कार प्रोवाइड करी गई है, मोटर कार और ड्राइवर। तो हम यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी 1800 इंटू 12, दिस इज गोइंग टू बी 900 इंटू 12। इधर 1.5 सीसी है ना, क्योंकि 1.6 सीसी से नीचे है 1.6 सीसी से नीचे है, तो इसलिए अमाउंट हमारा ये आएगा 900 इंटू 12, दैट कम्स आउट टू बी 10,800। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना, एंड इंटरेस्ट ऑन पीएफ। यहाँ पर हम बेसिकली वर्किंग नोट नंबर 3, 2 एंड 3 पे वर्क करेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 2 में हम यहाँ पे बताएंगे प्रोविडेंट फंड के बारे में। सर अगर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ सैलरी। सैलरी कितनी हो जाएगी प्रोविडेंट फंड के केस में? हाँ जी, कुछ बता सकते हो? सैलरी कितनी हो जाएगी प्रोविडेंट फंड के केस में? सर इट इज़ गोइंग टू बी जस्ट द बेसिक सैलरी, है ना। इट्स गोइंग टू बी 2,04,000 इंटू 12%, क्योंकि डी ए इज़ नॉट फॉर्मिंग पार्ट, डी ए इज़ नॉट फॉर्मिंग पार्ट, है ना। तो अगर आप देख सकते हैं मेरे लिए टैक्सेबल पीएफ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 30,000 माइनस 24,480, दैट कम्स आउट टू बी 5,220। तो हम यहाँ पे शो कर देंगे 5,220, 5,220। अब आ जाते हैं हम एक इंटरेस्ट वाले एलिमेंट पे, वर्किंग नोट नंबर 3, दैट इज इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। बेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट फॉर 12% द अमाउंट इज 12,600, है ना। फॉर 9.5% this is the amount we need to find. So it is going to be 12,600 divided by 12% into 9.5%. मेरे पास अमाउंट आ गया 12,600 डिवाइड बाई 12% इंटू 9.5%, अमाउंट आ गया 9975। सर मेरे लिए टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगा? इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस, 12,600 minus 9,975, that will be 2,645, 2,645। जल्दी से देख लीजिए प्रोविडेंट फंड के दोनों वर्किंग नोट्स, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी वेरी क्लियर। ओके, यहाँ तक अगर आप देख सकते हो हमारे पास सारी चीज़ें एंटर हो चुकी है। रेंट रिकवर्ड ऑलरेडी एंटर्ड, तो अब आप देख सकते हो मैं यहाँ पे क्या निकाल सकता हूँ, आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस सैलरी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर मेरे लिए ग्रॉस सैलरी कितनी हो जाएगी? सर तो ग्रॉस सैलरी विल बी 2,04,000 प्लस 5,000, 36,000, 15,000, 12,000, 3,000, 3,000, 5,000, 2,000, 21,600, 10,800, 5,220 and 2,625. That gives me 3,26,245. सर यहाँ पर भी सेम आने वाला है, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कैलकुलेशन में हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ डिफरेंस आया ना यहाँ पे, फिर यहाँ पे
बेटा मैंने अलग अलग दिखा दिया ना, इसमें क्या बात है, तो एक ही बात है, आंसर में नेट इम्पैक्ट तो सेम ही आएगा ना। मेरा यहाँ पे फ़र्क है, 5520 है आंसर, ये अमाउंट जो है 5520 है। बेटा मैं इनको एक साथ करके दिखाऊँ या फिर अलग अलग करके दिखाऊँ, मेरा आंसर तो सेम आने वाला है ना। मैं अलग अलग करके इसलिए दिखाता हूँ जिससे मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो एट द एंड। सो व्हेन आई एम वेरीफाइंग द क्वेश्चन कि मैंने सब कुछ करा है कि नहीं, आई हैव डन एवरीथिंग, तो मेरे लिए वेरिफिकेशन करना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है सर, इसमें से अब मैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 माइनस कर देता हूँ। सर यहाँ पे माइनस नहीं होगा लेकिन यहाँ पे माइनस होगा। तो आप देख सकते हो, दिस इज़ माई इनकम फ्रॉम सैलरीज दैट आई वॉज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। So in the first case, it's going to be 3,26,545, and in the second case, 326,545 minus 50,000, that's going to be 2,76,540, right? लेकिन अगर आप हाँ, अब सर हमने इसको राउंड ऑफ क्यों नहीं किया? एक बेसिक क्वेश्चन दिमाग में आता है बच्चों के कि सर हमने यहाँ पे इसको राउंड ऑफ क्यों नहीं किया? इसको हमने राउंड ऑफ इसलिए नहीं किया क्योंकि राउंडिंग ऑफ जो हमें कहा गया है वो टोटल इनकम का करने को कहा गया है, इंडिविजुअल हेड का दिखा। तो इंडिविजुअल हेड्स के केस में आप जो एग्जैक्ट अमाउंट आ रहा है अदर देन डेसिमल्स को आप राउंड ऑफ कर सकते हो, लेकिन जो हमारा बाकी का एग्जैक्ट अमाउंट है वो एज इट इज़ आएगा। जल्दी से बताया, आई होप यहाँ तक क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है बिल्कुल। बेटा दिस इज द एक्चुअल अमाउंट एंड दिस इज द एग्जेम्प्टेड अमाउंट। तो मुझे एक्चुअल अमाउंट में से जब मैं एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस करूँगा तभी तो टैक्सेबल अमाउंट मिलेगा ना, राइट दीदी? The same thing we did here, you know, this was the actual amount and this is the exempted amount, because मेरे लिए exempted amount कितना है, केवल 9.5% है, right? चलो, I guess we can move on to the next question, that's 4.57. Okay, आज का I guess we'll keep up the last question as 4.57, illustration 4.57. The question clearly states here, पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं एंड देन वील सॉल्व इट। 113. Now the question here says that Mrs. X has the following income during the year 21-22. उनके पास सैलरी इनकम है 3,10,000, डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट 72,000। देखो आप पर मंथ देने की बजाय मुझे टोटल दे दिया। मेडिकल अलाउंस दिया है मुझे क्वेश्चन में 30,000, जिसमें से एक्चुअल एक्सपेंडिचर बताया है 28,000 का। बोलता है एजुकेशन अलाउंस फॉर 3 चिल्ड्रन इज 5,200, इसमें से हम एक माइनस कर लेंगे। रेंट फ्री हाउस इन दिल्ली फॉर विच द एम्प्लॉयर पेड 5,000 पर मंथ रेंट। तो दिस हाउस इज ऑन रेंट और इज ओन्ड, इट इज़ रेंटेड, क्वाइट क्लियर। तो यहाँ पर सीधा सीधा हमारे पास प्रोविजन कहता है 15% ऑफ द सैलरी या फिर the rent paid, whichever is lower. The house is equipped with rented furniture, और हम इस फर्नीचर पे रेंट कितना पे कर रहे हैं 3,000। तो जो भी रेंट होगा फर्नीचर का रेंट 3,000 into 12 वो हम इसमें ऐड कर देंगे। The employer has provided a domestic servant, sweeper and a watchman. The employer paid 500 per month to each. तो 500 500 500 1500 into 12 कर देंगे तो हमें हमारा अमाउंट मिल जाएगा, राइट? आप देख सकते हो नेक्स्ट इस केस में, राइट, डोमेस्टिक सर्वेंट, स्वीपर एंड वॉचमैन, राइट, 500 पर मंथ दे रखा है ईच, है ना। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, एम्प्लॉयर स्पेंड्स 2,500 ऑन हर रिफ्रेशर कोर्स,
आप देख सकते हो एम्प्लॉयर ने इसको रिफ्रेशर कोर्स प्रोवाइड किया है। बेटा ये जो रिफ्रेशर कोर्स है इट इज़ इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सो हेंस दिस रिफ्रेशर कोर्स जो है ये हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। इट इज़ एन एग्जेम्प्टेड परक्यूजिट, इट इज़ अ ट्रेनिंग प्रोवाइडेड, है ना। यहाँ पर अगर हाउस होल्ड का कोई एजुकेशन होता तो हम यहाँ पे इंक्लूड करते। नेक्स्ट बोलता है टेलीफोन बिल्स। फिर रिमेंबर टेलीफोन बिल्स वाज एग्जेम्प्ट, राइट। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय मिसेज एक्स। आप देख सकते हो यहाँ पे मिसेज एक्स ने एक 1200 रुपये का प्रोफेशनल टैक्स पे किया है। नाउ बेटा अगर एम्प्लॉई ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया है ना, देख सकते हो मिसेज एक्स ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया है, तो बेटा इस सिचुएशन में हमें डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 16, ओके। लेकिन अगर ये प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया होता, ठीक है, तो हम इसका कुछ भी नहीं करते। कई बार हम क्या करते हैं, हम इसे प्लस करके माइनस कर देते हैं, ओके। लेकिन हम इसको इग्नोर भी कर देंगे तो चल जाएगा, बिकॉज आवर आंसर विल नॉट अफेक्ट, ओके। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोफेशनल टैक्स के बारे में हमने क्या कहा। तो मैंने कहा प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉई ने पे किया है तो एम्प्लॉई के केस में हमें इसका केवल डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया होता तो हम पहले उसे इनकम में ऐड करते और फिर डिडक्शन के रूप में माइनस कर लेते, ओके। चलिए छोटा सा क्वेश्चन है, आपको बोला है कैलकुलेट करो टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। सर यहाँ पे अगर आप देख सकते हो टैक्सेबल इनकम पूछा है। सर टैक्सेबल इनकम पूछा है इसका मतलब हमसे टोटल इनकम पूछी है ना, केवल इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं पूछी है, ओके। अगर यहाँ पे हमें और भी कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी होती तो वो भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते। चलिए जल्दी से छोटा सा क्वेश्चन है, नथिंग मच। अगेन हमें ऑप्टेड फॉर एंड नॉट ऑप्टेड फॉर दोनों के केस में बताना है। हेडिंग बन जाएगा कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ ऑप्टेड फॉर नॉट ऑप्टेड। आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे सैलरी दे रखी है 3,10,000 जो दोनों केसेस में टैक्सेबल हो जाएगी। सर नेक्स्ट आप देख सकते हो मुझे दे रखा है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस 30,000 टैक्सेबल हो जाएगा, सॉरी 72,000। सर आप नेक्स्ट देख सकते हो मुझे दे रखा है मेडिकल अलाउंस। सर मेडिकल अलाउंस एक्चुअली में कितना खर्च किया डजेंट मैटर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया तो एग्जेम्प्ट है, प्राइवेट हॉस्पिटल में किया नॉट एग्जेम्प्ट, इट विल बी टैक्सेबल। तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट के बारे में कुछ नहीं दे रखा, हम क्या एज्यूम करेंगे, सर इसने प्राइवेट हॉस्पिटल में किया है। सर नेक्स्ट आप देख सकते हो एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस के बारे में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी, कितनी आ जाएगी। सर हमें दे रखा है एक्चुअल में 5200, ऑप्टेड वाले में तो 5200 ही आएगी, है ना। नॉट ऑप्टेड फॉर में हम यहाँ पे एग्जाम्प्ट कर देंगे। फिर कितना एग्जाम्प्ट कर देंगे, 100 इंटू 2 इंटू 12 दैट्स 2400। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे लिए टैक्सेबल कितना हो जाएगा 2800। अब आप देखो यहाँ पे RFA दे रखा है तो RFA की कैलकुलेशन में डिफरेंस आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं RFA के लिए तो हम यहाँ पे वर्किंग नोट बनाने ही वाले हैं, है ना, राइट। मैं RFA को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें डाल दूँ, यस मैं बाकी सारी चीज़ें डाल देता हूँ। सर मुझे एक सर्वेंट दे रखा है, सर मुझे एक और क्या क्या दे रखा है, सर्वेंट दे रखा है, स्वीपर दे रखा है और वॉचमैन दे रखा है। तो दिस इज ऑल दीज आर गोइंग टू बी 500 इंटू 12, 500 इंटू 12, 500 इंटू 12, so this is going to be 6,000 in all the three cases. सर अगर आप देखेंगे नेक्स्ट रिफ्रेशर कोर्स नॉट टैक्सेबल, टेलीफोन बिल नॉट टैक्सेबल,
एंड लास्टली आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास बचा है प्रोफेशनल टैक्स जो डिडक्शन के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लूँगा मेरा ग्रॉस सैलरी, क्योंकि अभी RFA बचा है तो आई कांट डू द टोटल, माइनस डिडक्शन। मैं केवल फॉर्मेट बना रहा हूँ जिससे कि मुझे थोड़ी जगह मिल जाए, है ना। आई गेट टू नो कि मुझे कितनी प्लेस में मेरा कहाँ क्वेश्चन आ जाए, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो पहला तो मुझे मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, सर यहाँ पे मिलेगा नहीं, यहाँ पे मिल जाएगा 50,000। और प्रोफेशनल टैक्स, सर प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन जो है वो भी हमें केवल यहाँ पर ही मिलेगा, वहाँ पर नहीं मिलेगा। ओके, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी, क्योंकि और कोई इनकम नहीं दे रखी, हम यही एज्यूम कर लेंगे यही हमारी टोटल। प्रोफेशनल टैक्स इज़ बेसिकली जो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर हम कोई टैक्स पे करते हैं वो हमारे लिए प्रोफेशनल टैक्स है। चलिए RFA की कैलकुलेशन कर लेते हैं। RFA में हमें पता है दिस इज़ अ रेंटेड हाउस, है ना, रेंटेड हाउस एंड फर्निश्ड। जस्ट फॉर आवर नॉलेज वी हैव रिटन, है ना, जस्ट टू वेरीफाई। तो आप देख सकते हो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सैलरी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। सर सैलरी कैलकुलेशन कैसे होगी? सर यहाँ पर मुझे डबल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फिर, रिमेंबर, राइट, क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखा है ऑप्टेड एंड नॉट ऑप्टेड, और हमारे पास अलाउंस में एग्जामेशन में डिफरेंस भी है। तो आप देख सकते हो मेरे लिए अगर मैं ऑप्ट फॉर करता हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 3,10,000 प्लस 72,000 प्लस 30,000, राइट, प्लस 30,000, राइट, एंड देन देर इज 5,200। That is going to be 417,200। ठीक है, यहाँ पे मेरे लिए RFA क्या आ जाएगा? तो मेरे लिए आ जाएगा 15% ऑफ 417,200 और द सैलरी पेड, दैट इज 5,000 into 12, so this is going to be 62,580 और 60,000। तो आप देख सकते हो इस केस में मेरे लिए अमाउंट कितना हो जाएगा, वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी, सो इट्स गोइंग टू बी 60,000। तो मेरे लिए RFA हो गया 60,000 और मेरे लिए फर्निशिंग्स हो गई 36,000। मेरे लिए फर्निशिंग्स हो गई 36,000। तो आप देख सकते हो मेरे लिए अमाउंट आ गया 96,000। तो ये मेरा पहला केस आ गया। Now second case not opted for. The second case comes out for not opted for. So if I have not opted for the thing, तो मेरे लिए सैलरी क्या हो जाएगी, राइट, सैलरी क्या हो जाएगी, इट विल बी 3,10,000 प्लस 72,000 प्लस 30,000 प्लस 2,800। So this will come out to be how much? This will come out to be 414,800। सर मेरे लिए RFA क्या हो जाएगा? सर इट विल बी 414,800 का 15% और 5,000 into 12, whichever is lower, that's going to be the rule। तो आप देख सकते हो दिस इज गोइंग टू बी 414,800 into 15%, दिस इज गोइंग टू बी 622,220 एंड दिस इज गोइंग टू बी 60,000। सो अगेन मेरे लिए 60,000 यहाँ पे RFA हो जाएगा। सर मेरे लिए फर्निशिंग्स अगेन वही रहेंगी 3,000 into 12, दैट्स 36,000। तो आप देख सकते हो मेरे लिए टोटल टैक्सेबल RFA हो जाएगा 60,000 प्लस 36,000,
that's going to be 96,000. So दोनों केसेस में मेरा RFA सेम आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे बस पुट कर दिया 96,000, 96,000. मुझे बस यहाँ पे टोटलिंग करनी है, देख लीजिए. आई जस्ट हैव टू डू द टोटलिंग. 3,10,000, 72,000, 30,000, 5,200, 96,000, 6,000, 6,000, 6,000. Right? My gross salary comes out to be 531,200. मेरी फाइनल सैलरी भी वही आ जाएगी 531,200. नेक्स्ट कम्स आउट 310, 72, 50, 28, 96, 6, 528, 800 minus 50,000 minus 1,200, that gives you 4,77,600. That's going to be my total amount of salary. I hope यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, and this illustration 4.57 is also very clear to all of you guys. Right? I hope यहाँ तक clear है सबको, right? आज हम इतना ही रखते हैं, right? For today we are doing only this much. We'll continue the next set of questions, right, in the next class tomorrow.